नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। हम आपके लिए आज लेके आए हिंदी विषय से संबंधित एक वीडियो। ये वीडियो आपके किसी भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेके, चाहे वो एसटीसी का हो, चाहे वो पीटीटी का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे ग्राम सेवक, चाहे पटवार से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम आरएएस तक सभी के लिए उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें उससे पहले इस चैनल को क्रिस कुकरा स्टडी को आप सब्सक्राइब कर देंगे। इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि अधिक से अधिक हमें इसका पुनर्बलन मिले और हम इसका फ़ायदा उठाकर आपके लिए आगे से आगे नए से नई वीडियो लेकर आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जल्दी ही सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। व्यंजन, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क वर्ण मेरे पास, क के साथ मैंने स्वर लगा दिया अ और ये बन गया आपके क। इससे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ये वर्ण है, वर्ण का अर्थ अक्षर, इसके नीचे हलंत का निशान लगा है, यानी कि स्वर रहित है। अ जोड़ने पर हलंत हटा दिया जाता है, ये पूर्ण बन जाता है। यानी कि अक्षर और वर्ण में, अक्षर या वर्ण में स्वर अ जोड़ने पर ये क्या बन गया अपने? व्यंजन। कहने का मतलब है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख व्यूह में अथवा स्वर यंत्र में कहीं न कहीं बाधित होकर निकलती है। कोई भी व्यंजन बोलते समय मुख से जो प्राणवायु निकलेगी वो कहीं ना कहीं मुख में बाधित जरूर होगी, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। आगे चलते हम कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की जो संख्या है 33। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि कुल वर्णमाला के अंदर कुल वर्ण 44, जिसमें से स्वर निकाल दिए हमने 11, शेष रहेगी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब इसके अंदर अलग अलग भाग किए गए हैं। पहले भाग में देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। कौन कौन से हैं? तो क वर्ग सबसे पहले, क ख ग घ अंगे, इसके 5 वर्ण, 5 ये हो गए। उसके बाद में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन है। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 5 25। यानी कि क से लेके प वर्ग के अंदर कितने वर्ण हैं? 25, और इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ। 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। कौन कौन से? य र ल व। ठीक है मित्रों, 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ नहीं है। 3 दिए हुए होंगे, चौथा जो ऑप्शन होगा वो इसमें नहीं है, वो आपका आंसर होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है अंतस्थ। फिर बात करते हैं ऊष्म। इसमें 4 वर्ण रखे गए ऊष्म में, स स स, 3 सकार और 1 ह। इन चारों वर्णों को रखा गया है ऊष्म में। तो कितने हो गए? 25, 25 और 4 29 और 4 33। व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। और 11 स्वर कितने हो गए? 44। मूल वर्ण या मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी अपने? 44। अब ये क्या है? संयुक्त वर्ण। 4 वर्ण हैं, उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से? छ, त्रिज्ञ और श्र। ये संयुक्त वर्ण है। किससे कैसे बने हैं? ये छ है, आधा क, आधा श और अ स्वर, इन तीनों को मिलाने से छ छत्रीय बड़ा। उसके बाद त्र, हम बोले त्र, त की ध्वनि आ रही है, र की लास्ट में क्या आ रहा है? अ, अंतिम में अ, तो ये बन गया त्र। ज्ञ, अब ज्ञ में ध्यान रखना, बोला ग जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है? ज। ज, य और अ। ज के नीचे हलंत होगा, य के नीचे हलंत होगा और स्वर क्या होगा? अ। तब क्या बन जाएगा आपके? ज्ञ।
और चौथा संयुक्त वर्ण श्र, स सलगम वाला, तालव्य स, र दोनों के नीचे हलंत और स्वर क्या है अ, इससे बन जाएगा स्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन चारों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना। परीक्षा में सैकड़ों बार इनमें से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से छ छत्री या त्र या ज्ञ या श की रचना कैसे हुई है। और ध्यान रखना कि दोनों वर्ण शुरू वाले जो है स्वर रहित हैं और जो अंतिम वर्ण है उसके अंदर स्वर आपके क्या मिलेगा अ, कहीं पे हलंत नहीं देगा वो। तो आप ध्यान रखना दोनों जो वर्ण है शुरू के उसके नीचे क्या होंगे हलंत और अंतिम में क्या होगा स्वर। ये चार संयुक्त वर्ण। और एक सवाल आता है बड़ा ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार पूछा गया, ऊष्म से क्या पूछते हैं, क्रम पूछ लेते हैं इसका। 3 सकार है, इनका क्रम क्या होगा। क्रम के बारे में बात करें तो कैसे याद रखेंगे, कई बार भूल जाते हैं। तो याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आपने अपने घर के अंदर भगवान शिव का फोटो देखा होगा, शिव का फोटो देखा होगा आपने, शिव जी की तस्वीर देखी आपने, शिव जी की तस्वीर में आपने शिव जी के गले में क्या देखा होगा सांप। सांप है, उसकी पूंछ घूम फिर के कहाँ आती है शिव जी के पेट पर आ जाती है। कहाँ जाती है पेट पर। किसके आती है सांप की पूंछ। अब आपको याद क्या रखना है, शिव के पेट पर सांप याद रखना है। शिव के पेट पर सांप देखा, क्या देखा शिव के पेट पर सांप देखा। ये श है षटकोण वाला मूर्धन्य श, इसके बीच में एक लाइन है, इसे कहते हैं पेट फाड़ सा। मैं अपनी बात अपने याद रखने का तरीका, इसको मैंने कहा पेट फाड़ स, यानी कि शिव के पेट पर पेट फाड़ स और क्या देखा सांप, यानी कि सांप वाला स। ये आपके क्रम इसके अंदर हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। मैंने याद रखने का तरीका बनाया है कि शिव के पेट पर मैंने क्या देखा सांप देखा, तो शिव से शिव वाला स, पेट फाड़ स और क्या आ गया सांप वाला स। ये क्रम आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थल के बारे में। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है, उस वर्ण ध्वनि को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम उच्चारण स्थल कंठ। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से, अ, आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग। ये आपके इसका उच्चारण स्थल क्या है कंठ। इस वर्ण ध्वनि को क्या कहते हैं कंठे, और दूसरा नाम क्या है कोमल तालव्य। अब इसको याद रखेंगे, इतने सारे हैं, बड़ी कन्फ्यूजन है, कौन सा वर्ण कहाँ चला जाएगा, बड़ी गफलत हो जाएगी। तो थोड़ी सी ट्रिक के आधार पर इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रिक बनाता हूँ, अक्कुह कंठाय विसर्ग, अक्कुह कंठाय विसर्ग। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, आपके सहूलियत के हिसाब से, आपको याद करने की दृष्टि से। अक्कुह कंठाय विसर्ग, अक्कुह से क्या तात्पर्य, अ से आपके अ, कुह क से यानी क वर्ग, अ का मतलब अ और आ दोनों, क का अर्थ है क वर्ग कंप्लीट, ह साथ में आ गया, कंठ से निकलने वाले हैं साथ में क्या इसके विसर्ग, यानी कि अक्कुह कंठाय विसर्ग, अ आ क वर्ग ह विसर्ग कहाँ से निकलेंगे कंठ से, और इसे हम कहते हैं कंठे या कोमल तालव्य। कंप्लीट हो गया आपके। दूसरा लेते हैं हम छोटी बड़ी च वर्ग और य और स, इनका उच्चारण स्थल होता है तालु और इन्हें कहते हैं तालव्य। इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। तो इच्चु यशानाम तालु, इच्चु यशानाम तालु, इस ट्रिक के आधार पर आपको यह याद हो जाएंगे। इच्चु यशानाम तालु, ई से तात्पर्य छोटी बड़ी इमली ई एक, च वर्ग आ गया, यह और स आपके इस, ठीक है, इन सभी का नाम क्या है तालव्य है। कहाँ से उच्चारित होते हैं तालु से। एक बार फिर देखते हैं, इचु ईशानाम तालु,
ई च वर्ग य स कहाँ से होते हैं? तालव्य से, अर्थात ये क्या होते हैं? तालु से। 2 वर्ग कंप्लीट। अब उसके बाद में आता है मूर्धन्य, जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। री ट वर्ग पूरा और र और स पेट फाड़ स। अब इसको हम याद करने के लिए तरीका क्या बनाएं? तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऋतु ऋषानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। ये याद रखने की ट्रिक है, आपको अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए री आ गया आपके, ट वर्ग पूरा, रसानाम र और स पेट फाड़ स ये भी आ गया। इन सभी को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं? मूर्धा से, और इन्हें कहते हैं मूर्धन्य। ये भी कंप्लीट। उसके बाद में त वर्ग ल और स। आपने अपने घर में तुलसी का पौधा देखा होगा, आपको याद रखना है तुलस। क्या याद रखना है? तुलस। त वर्ग ल और स, ठीक है। अगर फिर भी भूल जाते हो तो आप अच्छी तरह से देख लेना कि दंत है, दंत में द है, ये त वर्ग का है पर्ण। उसके बाद न है, वो भी आपके इसी वर्ग का है, और त है वो भी इसी वर्ग का है। यानी कि दंत शब्द के अंदर जो वर्ण है इसी वर्ग के है, अच्छी तरह आसानी से आप याद रख सकते हो। और ल और स साथ में है, ये बन जाएगा तुलस। इससे आपके त वर्ग पूरा, ल और स। एनसीईआरटी में आपके एक अलग से दिया हुआ है वत्सर्य। वत्सर्य में 3 वर्ण दिए गए हैं, न, स और ल। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें से प्रश्न भी पूछा गया है कि वत्सर्य, वत्सर्य का अगर पूछा जाए तो 3 वर्ण है, अच्छी तरह आपको याद ध्यान देना है कि न, स साफ वाला और ल। अब बात करते हैं हम आगे ऊ और प वर्ग। इसके लिए भी हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उपोष्ठ। उपोष्ठ, उपोष्ठ का अर्थ क्या है? ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ गए, पू यानी प से प वर्ग पूरा, ओष्ठ से बोले जाते हैं और इन्हें कहते हैं ओष्ठ। उसके बाद में बात करते हैं नासिका, नाक से बोले जाने वाले वर्ण। तो जैसा कि अनुस्वार आपको मालूम है कि इसका उच्चारण नाक से होता है, प्राणवायु नाक से निकलती है, और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा अपने? नासिक के। इसका उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से, नासिका से। कौन कौन से? अंग, य, ण, न, म, ये 5 वर्ण और अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थल है नासिका, इसे कहते हैं नासिक के। उसके बाद आता है ए, ऐ, इसे कहते हैं कंठ तालु, और इसे कहते हैं कंठ तालव्य। उच्चारण स्थल इसका कंठ और तालु, और ये है कंठ तालव्य इसे कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? ये है ए कैसे बनेगा? अ या आ के साथ में जोड़ देंगे हम छोटी ई या बड़ी ई, तो बन जाएगा आपके ए। अ या आ के साथ में छोटी या बड़ी जोड़ने से क्या बन जाएगा? ए भी है और ए भी है। अब आपको मालूम है अ और आ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, तो ये आ गया कंठ। उसके बाद ई और ई कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से, तो ये आ गया तालु। और ये बन के क्या बन गया? ए बन गया, तो ए और ए आई है, ठीक है। कंठ तालु से दोनों बने किससे? और ई से बने या आ ई से बने हैं। दोनों का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ और तालु, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। फिर आगे है ओ, औ, इसका उच्चारण स्थल है कंठ और ओष्ठ। कैसे, इसको भी याद रखते हैं। अ या आ के साथ में ऊ या ऊ जोड़ देते हैं तो निर्माण हो जाता है आपके ओ का। ओ के साथ में आपको याद रखना है औ भी। अब क्या हो गया? अ कहाँ से होता है उच्चारण स्थल? कंठ से। ऊ का कहाँ से होता है? ओष्ठ से। तो इनका उच्चारण स्थल कहाँ से हो गया? ओ और ऊ का? कंठ और ओष्ठ से, और इसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। यहाँ तक क्लियर, कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं व। बड़ा ही महत्वपूर्ण है वह, कई बार परीक्षा में
प्रश्न पूछा जा चुका है इससे संबंधित कि व का उच्चारण स्थल कौन सा है, दंत और ओष्ठ। हम बोलते हैं वाह बोलते हैं तो अपनी जो जीवा है, जो प्राणवायु है, दंत और ओष्ठ से निकलती है और क्या हो जाएगा, ये दंतोष्ठ है। ये आपके वर्णों के उच्चारण स्थल है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको ट्रिक बता दी है, इसके आधार पर आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। साथियों, अब हम आगे बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें हम कि स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि उच्चारण के समय प्राणवायु जीभ व होठों से टकराती है, कई जगह स्पर्श करती है मुख के अंदर श्वास, इस कारण से क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख में अनेक भाग पर स्पर्श होने के कारण से क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ये कौन कौन से व्यंजन है, तो अभी हमने 5 वर्ग पढ़े। उन 5 वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं, 25। वो 5 वर्ग क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा भाग है स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्शी, ये स्पर्श संघर्षी। जब इस स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो सांस कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तब बोलने में कुछ दिक्कत होती है, दुविधा होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से, च वर्ग के 4 वर्ण, च, छ, ज और झ। ये चारों वर्ण क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं। तो 4 वर्ण आप ध्यान रखना, च, छ, ज और झ, ये आपके क्या, स्पर्श संघर्षी। फिर बात करते हैं नासिक व्यंजन। उसमें क्या होता है, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो वायु का मुख्य अंश है वो नाक से निकलता है, नासिका से निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, नासिक व्यंजन। तो नासिक व्यंजन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग जो पड़े 5 वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग, इन 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम व्यंजन है, उसे हम क्या कहेंगे, नासिक व्यंजन। कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, अंग्य, य, ण, न और म, ये 5 व्यंजन क्या है, नासिक व्यंजन। फिर बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो इसमें क्या होता है, जीभ के आगे का भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है और वायु है जो पास से निकल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक। पार्श्व यानी पास से वायु निकल जाती है। और एकमात्र व्यंजन है जो है पार्श्विक, और उसका नाम क्या है, ल। जैसा कि ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, उसका ल। बड़ा ही महत्वपूर्ण है पार्श्विक व्यंजन ल। उसके बाद में बात करते हैं उत्सिप। इसका दूसरा नाम है ताड़नजात। उत्सिप का शाब्दिक अर्थ है फेंकना। इसमें क्या होता है, उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है, तो हम क्या कहते हैं, उत्सिप। 2 वर्ण है, ड और ढ। फिर बात करते हैं हम लुंठित या प्रकंपित। इसमें क्या, इस व्यंजन के उच्चारण प्राणवायु जीवा को प्रकंपित करती है, कंपन उत्पन्न होता है जीवा में। कौन सा है, जैसे, और क्या होता है, प्राणवायु जीवा से टकरा लुढ़कने लगती है। जैसे हम बोलते हैं र, तो क्या होता है, प्राणवायु निकलती है और र बोलते ही ये जीवा प्रकंपित होती है और वायु लुढ़कने लगती है, इससे हम कहते हैं लुंठित या प्रकंपित। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपके, र। उसके बाद हम बात करते हैं संघर्षहीन ईषत स्पष्ट व्यंजन या अर्धस्वर। उच्चारण में क्या होता है, वायु मुख से बिना रगड़ खाए बाहर निकलती है या थोड़ा सा स्पर्श करती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पर्श करती वायु से हम क्या कहें, ईषत स्पष्ट। और संघर्षहीन यानी कि बिना संघर्ष के बाहर निकल जाते, इसलिए हम क्या कहते हैं, संघर्षहीन। और स्वरों में स्वर की परिभाषा क्या बताई थी कि उच्चारण के समय निर्बाध उच्चारण होता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, उससे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा संघर्ष होता है, इसका उच्चारण स्वर की तरह ही होता है, इस कारण से क्या कहते हैं, अर्धस्वर। और ये अर्धस्वर 2 है आपके, य और व। बड़ा ही महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि संघर्षहीन ईषत स्पष्ट, और प्रश्न पूछा गया है कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो ये और वो आपके क्या है, अर्धस्वर, यानी कि इनका उच्चारण होता है स्वरों के समान, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे,
अर्ध स्वर, पूरे स्वर तो है नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, अर्ध स्वर। अंतिम भाग है संघर्षी या उष्म व्यंजन। जब प्राणवायु जब मुख से निकलती है इन वर्णों के उच्चारण में, तो वायु हो जाती है गर्म और सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, गर्म होने के कारण उष्म व्यंजन, और वायु को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संघर्षी। और ये है 4 वर्ण आपके तीनों स सकार, शिव के पेट पर सांप, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो तालव्य मूर्धन्य और स आपके दंत्य, और साथ में क्या है इसके ह। ये 4 वर्ण आपके क्या कहलाएंगे, संघर्षी या ऊष्मा व्यंजन। अब चलते हैं हम अपने अगले भाग पर। अब हम आगे चलते हैं कि वर्णों का स्वर तंत्रियों की स्थिति, कंपन, घोष, नाद के आधार पर वर्गीकरण। तो अगर इस आधार पर वर्गीकरण करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, नाद के आधार पर या कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर, एक ही प्रकार सभी का। इसको 2 भाग है, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, हम बात करते हैं कि अघोष क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष यानी कि घोष यानी कंपन, यानी अघोष यानी किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता है जिन वर्णों के उच्चारण में, उन्हें हम क्या कहेंगे, अघोष। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ण, तो वर्ग, प्रथम, द्वितीय, व्यंजन और तीनों स। याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूँ, एक याद कर लेना, दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक है अघोष की, याद रखनी है 1 + 2 + 3। अब क्या है ट्रिक में 1 + 2 + 3, तो अघोष में पहला वर्ण क्या है, अ। वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण क्या आता है, 1 नंबर, तो ये ले लिया 1 नंबर। ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण आ गया आपके। ठीक है, व्यंजन का। उसके बाद में 3 क्या है, ये तीनों स आपके, तीनों स है, इसमें जोड़ने हैं, तो आपकी ट्रिक बन जाएगी 1 2 3। 1 2 यानी पहला दूसरा, और 3 यानी तीनों स। अघोष यानी कि अघोष की ही ट्रिक, तो अ है पहला वर्ण है वर्णमाला का, इसलिए अपने अ 1 2 3 याद रखना है। और दूसरा सघोष 1 याद हो जाएगा तो दूसरा स्वतः याद हो जाएगा, जो बाकी बच जाएंगे वो आपके दूसरे में आ जाएंगे। सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सघोष यानी घोष के साथ। तो अभी कौन कौन से वर्ण है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और अंतस्थ, सभी स्वर और ह, ये क्या कहलाएंगे आपके सघोष। अगला वर्ण वर्गीकरण देखते हैं हम श्वास या प्राणवायु के आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, यानी कि जो वर्ण है उनका उच्चारण करते हैं और श्वास कम बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट, अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु। मुख से वायु कम निकलती है वो क्या होगी, अल्पप्राण। अब कौन कौन से, तो पहला वर्ण, अब वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और 5वां वर्ण, और यह अलावा अंतस्थ और समस्त स्वर। अब एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ट्रिक पढ़ाई मैंने कि अल्प विष से भी अंतिम स्वर निकल जाता है, नहीं कि अल्प विष खाने से भी क्या होता है, अंतिम स्वर है वो बाहर निकल जाता है। तो अल्प से क्या बन गया आपके, अल्प प्राण, ये आपके अल्प प्राण। उसके बाद में विष, विष से अर्थ है विषम, तो विषम का अर्थ क्या है, 1 3 5 यानी 1 3 5 वर्ग के, 5 वर्गों के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। फिर अंतिम, अंतिम से अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से, य र ल व से स्वर निकल जाता है, उससे क्या होता है, स्वर निकल जाता है, तो समस्त स्वर वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। एक बार फिर देखते हैं ट्रिक को, अल्प विष से भी अंतिम स्वर निकल जाता है, अल्प से अल्प प्राण, विष से जो विषम वर्ण है प्रत्येक वर्ग के 1 3 5, अंतिम अंत, अंत से बढ़ गया अंतस्थ, य र ल व, और स्वर समस्त स्वर, ये मिलके क्या बन जाएगा, अल्प प्राण। फिर देखते हैं महाप्राण, तो श्वास इसमें अधिक बार निकलती है तो क्या हो जाएगा, महाप्राण। जो बच गया है वो इसमें आ जाएगा, वो विषम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सम, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आ जाएगा वर्ग का, और ऊष्म वर्ग इसमें आ जाएगा। यहाँ पर अपना वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा इसमें अन्य है वो भी देख लेते क्या है इन्हें, कि समस्त स्वरों में अ एकमात्र स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है।
अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि किस स्वर की मात्रा नहीं है तो अ की कोई मात्रा नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम, मूल वर्ण अपने 44 या परीक्षा में 44 ही लिखने हैं। कहीं कहीं आपको 52 मिलेंगे, तो 52 कैसे होते मैं आपको बताता हूँ। 2 द्विगुण हो जाएंगे ड़ और ढ, 2 अयोगवाह अंग अह, ठीक है। उसके बाद में 4 संयुक्त, टोटल हो गए आपके 52, लेकिन आपको 44 ही याद रखना है। फिर देखते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार के लिए बिंदिका आती है और दूसरा आता है अनुनासिक। दोनों में क्या अंतर है? अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु काम में लिया जाता है, अनुस्वार के लिए केवल बिंदु। अनुस्वार में क्या होता है, जब वर्ण का उच्चारण होता है तो वायु नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक में क्या होता है, जब अनुनासिक वर्ण का उच्चारण होता है तो वायु नाक के साथ साथ में मुंह से भी निकलती है, इसे अनुनासिक कहते हैं। केवल ध्वनि है, वायु है जो नाक से निकले तो वो अनुस्वार। कभी कभी आप देखोगे कि अर्धचंद्र बिंदु यानी बीच वाला तारा आपको दिखाई नहीं देगा, इसे कहते हैं स्वर्णिम, स्वर्णिम या अर्धचंद्र बिंदु। अब ये कहाँ कहाँ में आता है, तो कुछ अंग्रेजी शब्द है उनके ऊपर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको आ और ओ के बीच की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी वर्ण के नीचे ये आड़ी लकीर, इसे कहते हैं हल चिन्ह, यानी कि इसके अंदर स्वर नहीं है, स्वर रहित वर्ण होता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं हम, आपने वर्ण देखे होंगे क, ख, ग, ज, उनके नीचे एक एक बिंदु लगा हुआ है, इसे कहते हैं नुक्ता। ये अपने क के नीचे है, क, ख, ग, ज, फ, ये इनके नीचे है बिंदु, इसे कहते हैं नुक्ता। और इसी के साथ में आज का अपने ये टॉपिक वर्ण विचार यहाँ पे समाप्त होता है। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा, अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना ये चैनल क्रिस कुकर स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको दबाएंगे ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके अलावा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ लगता है तो, और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके और लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध है। इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।